हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वर्ण विचार, जो बिल्कुल नए एडिशन पर आधारित है। इसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं ध्वनि को। ध्वनि होता क्या है? तो ध्वनि मूल रूप से बोले और सुने की चीज़ के, ध्वनि शब्द के प्राण के। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा? तो ध्वनि मूल रूप से, यानी मूल मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। तो मुख्य रूप से क्या है? तो बोलने और सुनने का चीज़ है। क्या चीज़? ध्वनि। और ध्वनि शब्द कर प्राण के, और ध्वनि क्या है? तो शब्द का प्राण है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पे बात करें तो बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। ठीक है, बेगर ध्वनि के यानी बिना ध्वनि का शब्द की कल्पना हम नहीं कर सकते, ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्वनि के जब लिखित रूप दे देवल जाएला तब वर्ण कहला। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि को जब क्या कर दिया जाता है? लिखित रूप दे दिया जाता है, तब वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ध्वनि के जब लिखित रूप दे देवल जाएला तब वर्ण कहला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हामरे जे बोलीला सुनीला उ ध्वनि कर समूह हुएला। ठीक है, हामरे जे यानी हम लोग जो बोलते हैं सुनते हैं वो क्या होता है? तो ध्वनि का समूह होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अ आ ई उ ए ओ उच्चारित हुए वाला ध्वनि है के। क्लियर है? अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ऊ हो गया, ए और ओ क्या है? उच्चारित हुए वाला ध्वनि है के। मुद्दा लिखित रूप में वर्ण चाहे अक्षर है के। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर हम इसे बोल रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, तो ध्वनि हुआ मेरा अ आ ई उ ए ओ। उच्चारित कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? वो ध्वनि हुआ। लेकिन मुद्दा मतलब लेकिन होता है। लेकिन जब इसे हम लिखित रूप दे देते हैं तो ये हमारा क्या होता है? वर्ण या अक्षर होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर आपन चिन्ह हुएला। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? तो सार्थक ध्वनि कर संयोग से, यानी जब सार्थक ध्वनि संयोग यानी मिलता है तब क्या बनता है? तो शब्द बनता है। और हर ध्वनि का अपना क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए कल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक उदाहरण है। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो कल शब्द में दो गो ध्वनि है। कल शब्द में क्या है? दो गो ध्वनि है। क्या क्या है? क और ल। कल शब्द में दो गो ध्वनि है, क और ल। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से डिटेल समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल को हमने चार अलग अलग ध्वनियों में तोड़ा है। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तब जाके हमारा कल बना है। ठीक है, कल तो यहाँ पे दो गो ध्वनि था, लेकिन कल को और हम तोड़ सकते हैं। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तब जाके कल बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इकर बाद ध्वनि मानक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। अब इसके बाद इस ध्वनि को हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जस्ट ऊपर कहा था कि सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला। तो यहाँ पे सार्थक जब ध्वनि संयोग कर रहा है, मिल रहा है, तब हमारा क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। जैसे कल हमारा यहाँ पे क्या है? तो एक शब्द है, और यह किससे मिलकर बन रहा है? तो ध्वनि सबके मिलने के बाद ये कल शब्द बन रहा है, यानी सार्थक ध्वनि के मिलने के बाद। जैसे क हलंत है प्लस अ, ये सब क्या है? ध्वनि है। तो इन सब मिलने के बाद इन सभी का संयोग हो रहा है, तब हमारा एक शब्द बन रहा है, कल बन रहा है। तो यहाँ पे यही कर रहा था कि सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और ध्वनि कर आपन चिन्ह हुएला। तो हर ध्वनि का आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना अपना चिन्ह, यहाँ पे यही कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कर बाद ये ध्वनि मानक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम अब आगे बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है वर्ण के अक्षर कहल जाएला। इसे भी ध्यान में रखना है। वर्ण के का कहल जाएला? तो अक्षर कहल जाएला। वर्ण लिखे पढ़े और बोले काम में आवेला। ठीक है, वर्ण के अक्षर कहल जाएला। वर्ण क्या क्या में काम आता है? तो लिखने में, पढ़ने में और बोलने में काम आता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ण हाम्रे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है। अच्छे से इसे, यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है कि वर्ण हाम्रे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे क्या होता है? छोटा इकाई होता है। इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण भाषा कर लिखित रूप है के। ध्यान में रखना है, वर्ण क्या है? तो भाषा का लिखित रूप है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन काफी ही इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ण कर मेल से शब्द बनेला।
और वर्ण के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना, इसे भी ध्यान रखना है। उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, वर्ण समूह के दो भाग में बांटल जाएगा। वर्ण समूह को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, पहला है हमारा व्यंजन वर्ण समूह, स्वर वर्ण समूह, दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण समूह। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पे देखेंगे तो स्वर वर्ण समूह को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है हर्ष स्वर, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ, ई और उ आते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ, ई और उ आते हैं। और तीसरा है हमारा संयुक्त स्वर, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए और ओ। क्लियर है। यहाँ पे हमने देखा वर्ण समूह के दो भाग में बांटल जाएगा। पहला क्या है हमारा स्वर्ण वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। स्वर्ण वर्ण समूह को देखिए हमने इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। जिसमें हर्ष स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ, ई, उ आते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ, ई और उ आते हैं। जबकि संयुक्त स्वर में ए और ओ आते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्ण वर्ण समूह की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण समूह का। ठीक है, तो चलिए स्वर्ण वर्ण समूह। स्वर उ वर्ण मन के कहल जाएला, ध्यान में रखना है। स्वर उ वर्ण मन के कहल जाएला जेकर उच्चारण में अन वर्ण कर सहारा नहीं लेवे के पड़ेला। क्लियर है। स्वर उ वर्ण मन के कहल जाएला, ठीक है, जेकर उच्चारण में अन वर्ण कर सहारा नहीं लेवे के पड़ेला। ठीक है, स्वर हम किसे कहेंगे, तो उस वर्ण कहेंगे जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। जैसे अ, ई, उ आदि, ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। क्लियर है, ध्यान में रखना है। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं, एक और एक इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है। स्वर उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलगटे, अलगटे मतलब क्या होता है, तुरंत या आसानी से करल जाएगा। ठीक है, स्वर उ वर्ण को भी हम कहेंगे जिसके उच्चारण में क्या हो, कोई बाधा ना हो, यानी आसानी से जो उसका उच्चारण हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्वर्ण वर्ण भी कहेंगे। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे देखते हैं स्वर्ण वर्ण कौन कौन से हैं। तो नागपुरी में प्रयोग होने वाला स्वर्ण वर्ण ई मन है। कौन कौन है, तो पहला हमारा हर्ष स्वर, जस्ट हमने अभी देखा था, अ, ई और उ है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण है, तो आ, ई और उ है। और हमारा एक है संयुक्त स्वर जिसमें ए और ओ है। क्लियर है। तो नागपुरी में प्रयोग होने वाला स्वर वर्ण कै गो है, तो टोटल यहाँ पे 8 गो है। कौन कौन, तो हर्ष स्वर में अ, ई, उ होता है, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ होता है, और संयुक्त स्वर में ए और ओ होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है क्या चीज, तो ओ और ए कर प्रयोग और उच्चारण हिंदी लखे हुए ला। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखना है कि नागपुरी में ओ और ए कर प्रयोग और उच्चारण, नागपुरी में ओ और ए का प्रयोग और उच्चारण कैसा होता है, तो हिंदी जैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओ, जैसे ओखैर, गोड़, घोड़ा, मोर आदि, जस्ट हिंदी की ही तरह इसका प्रयोग होता है। ए का लेबदा, खेजा, गेजा, गछे, तो लेबदा में ल में ए की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ओ और ए कर प्रयोग और उच्चारण हिंदी में, नागपुरी में हिंदी लखे हुए ला, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको और याद रखना है, क्या रखना है, तो नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर वर्ण 8 गो है, जस्ट हमने अभी बताया था। तो नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर वर्ण कै गो है, 8 गो है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन है, वो भी देख लेते हैं। अ, ई, उ, आ, ई और उ, ए और ओ। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है, जस्ट हमने अभी बहुत बार हो गया था, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐ और औ और री संयुक्त स्वर हके, मुद्दा नागपुरी में इकर प्रयोग मूल रूप में नी करके ई लखे उच्चारण करल जाएला। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ऐ, औ और री ये संयुक्त स्वर है, मुद्दा मतलब, लेकिन नागपुरी में इकर प्रयोग मूल रूप में नी करके, यानी नागपुरी में इसका मूल रूप से प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कैसा होता है, इकर उच्चारण ई लखे हुए ला। किस तरह से किया जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान सकते हैं, जैसे ऐ है तो ए और ई लिखते हैं, ऐ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, औ है तो अ और उ लिखते हैं, या फिर अ और व लिखते हैं। री है तो र में छोटी ई की मात्रा री हो गया। तो नागपुरी में ऐ, औ और री का प्रयोग या उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, वो अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही कहना चाह रहे थे कि ऐ, औ और री का संयुक्त, ये सब संयुक्त स्वर है, लेकिन नागपुरी में इसका सीधा प्रयोग नहीं किया गया है, उसके जगह में और वर्णों का सहारा लिया गया है। जैसे ऐ लिखा है तो ए और ई लिखा है, औ है तो अ और उ लिखा है, और री है तो र में ई की छोटी ई की मात्रा दिया है। तो इस प्रकार से नागपुरी में प्रयोग किया गया है इन वर्णों को। ठीक है, ध्यान में रखना है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण समूह का। ठीक है,
व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण कर मदद कर दरकार होवेला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि व्यंजन वर्ण समूह के उच्चारण में किस वर्ण का सहायता लेना पड़ता है या किस वर्ण का मदद का दरकार होता है, तो स्वर्ण वर्ण का ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल का माध्यम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क हलंत प्लस अ, तब जाके हमारा क वर्ण बन रहा है, व्यंजन वर्ण बन रहा है। तो इसमें क पूरा क व्यंजन वर्ण बनाने के लिए किसका मदद लेना पड़ा है, तो स्वर्ण वर्ण का, जो कि स्वर्ण वर्ण हमारा क्या है, अ है। उसी प्रकार ख लिख रहे हैं, ख वर्ण व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं, तो इसको भी लिखने में किस स्वर्ण का मदद लेना पड़ रहा है, तो अ का। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिया क और ख कर संगे, हिया क और ख के संग का लुकल है तो अ लुकल है, ध्यान में रखना है। यानी अ यहाँ पे क्या हुआ, स्वर्ण वर्ण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं यह तेर सभी व्यंजन में स्वर वर्ण लुकल रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि यह तेर मतलब हर व्यंजन वर्ण में स्वर क्या होता है, लुका हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, तो ई लखे व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण कर मदद कर दरकार हवेला। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण समूह के उच्चारण में किस वर्ण का सहायता लेना पड़ता है या किस वर्ण का मदद का दरकार होता है, तो स्वर्ण वर्ण का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं नागपुरी में कई गो वर्ण कर व्यवहार होएला। यहाँ पे कर रहा है कि नागपुरी में कई गो वर्ण कर व्यवहार करल जाएगा, स्वर और व्यंजन मिला के दोनों के यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कुल कितने हैं, तो 30 है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपका स्वर कितने हैं, तो 8, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 38। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब व्यंजन वर्ण 30 कौन कौन है, स्वर वर्ण 8 होते हैं, वो अच्छे से देख चुके हैं। और व्यंजन वर्ण 30 कौन कौन होते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है हमारा कंठ क वर्ण। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान भी दिया गया है, उसे ध्यान में रखना है कि क वर्ग के जितने सारे वर्ण आते हैं आपका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण है, तो क ख ग घ, टोटल 4 वर्ण हुए। नेक्स्ट है तालब। तालब से उच्चारण होने वाले च वर्ग के जितने सारे वर्ण है सभी है, च छ ज झ, ध्यान में रखना है। टोटल कितने हैं, तो 4 हैं। नेक्स्ट हमारा मूर्धन है। मूर्धन से ट वर्ग के जितने सारे वर्ण है वो किससे उच्चारित होते हैं, तो मूर्धन से, ट ठ ड ढ, ध्यान में रखना है। टोटल कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट हमारा दंत से। दंत से त वर्ग के जितने सारे वर्ण हैं जैसे त थ द ध न, टोटल कितने हुए, यहाँ पे 5 हुए। ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले प वर्ग के जितने सारे वर्ण हैं प फ ब भ म, यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गए कितने, तो 4 4 8, 4 12 और इधर 10, टोटल हो गए 22। ठीक है, और स्वर वर्ण कितने होते हैं बताए हैं, 8 होते हैं। कौन कौन, तो अ ई उ, फिर आ ई उ ए और ओ, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल व्यंजन वर्ण कितने हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य र ल और व, जहाँ पे य का उच्चारण स्थान तालब हुआ, र का मूर्धन हुआ, ल का दंत हुआ और व का दंतोष्ठ हुआ। तो यहाँ पे 4 हो गए, तो उधर 22 और इधर 4, कितने हो गए, 22 4 26। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं, ह और ह 2 हुए। दंत, जिसमें स का उच्चारण स्थान दंत है और ह का उच्चारण कंठ है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है, जिसमें पहला हमारा ढ और अड़ है। ठीक है, तो ये कितने हैं, 2 हुए। तो टोटल मिलाकर हमारे यहाँ पे 30 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, उम्मीद है क्लियर होगा। आगे यहाँ पे आपको याद रखना है कुछ पॉइंट। तो क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहा है, इसे भी ध्यान रखना है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने सारे व्यंजन है सारे को क्या कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है हिंदी कर 3 स्पर्श व्यंजन। हिंदी का जो 3 स्पर्श व्यंजन है, अंगा, इया और अन्ना, कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाए, इसे भी ध्यान में रखना है। अंगा का, इया का और अन्ना का प्रयोग नागपुरी में इसका व्यवहार नहीं किया जाता है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग आप बात करते हैं वर्णों के उच्चारण। ठीक है, तो हमने जस्ट अभी देखा था कि कुछ कुछ वर्णों का प्रयोग नागपुरी में नहीं किया जाता है, तो उन वर्णों के स्थान पे, ठीक है, नागपुरी में जिन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है उसके स्थान में नागपुरी में किन वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो देखेंगे, और उन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है वो चीज़ यहाँ पे हम लोग आगे अब देखने वाले हैं। जैसे अन्ना, जस्ट हमने अभी बताया था कि नागपुरी में अन्ना का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसके स्थान पे किसी दूसरे वर्ण का सहायता लिया जाता है, किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वो क्या है हमारा न है। तो अन्ना का उच्चारण न करल जाए नागपुरी में, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे गुण है तो इसको गुण लिखा गया है। ठीक है, अन्ना की जगह में यहाँ पे न का प्रयोग किया गया है, अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं तालब स और आपका धनि स कर उच्चारण मूर्धन स करल जाए। ठीक है, आपका तालब स और धन स है, इसका उच्चारण नागपुर में क्या किया जाता है, तो मूर्धन स किया जाता है। और कखनो कखनो धन स का उच्चारण ख करल जाए, और कखनो कखनो यानी कभी कभी आपका जो आपका धन स है उसका उच्चारण ख भी किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे दोष, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, दोष लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दैनिक स की जगह में मूर्धन्य स लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह से पुरुष, तो इसका पुरुष या पुरुष दोनों लिखा जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैनिक स की जगह में मूर्धन्य स और ख दोनों का प्रयोग किया गया है पुरुष में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे मनुष्य है तो मनुख या मनुष्य भी लिखा जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सबको ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जिससे मैं यहाँ पे कहो कहो य का उच्चारण ज हो जाए, इसे भी ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं य का उच्चारण क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे आपका योग तो जोग लिखा जाता है नागपुरी में, संयोग तो संजोग लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो यह तेर ल र में और व ब में बदल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि ल का प्रयोग र हो जाता है और व का प्रयोग ब हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि व का प्रयोग ब कब होता है, तो जब यह किसी भी शब्द के पहले आता है तब वह ब में बदलता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे ल का र हो जाता है, तो जैसे हल है तो हम लोग नागपुरी में हर बोलते हैं, फाल है उसको हम लोग नागपुरी में फार कहते हैं। क्लियर है, तो ल कभी कभी ल का प्रयोग र भी करल जाएगा, इसे भी ध्यान में रखना है। और व का प्रयोग क्या हो जाता है, तो ब हो जाता है। जैसे विशेषता है तो विशेषता हो जाता है। हमने जस्ट अभी बताया था कि वह ब में कब बदल जाता है, जब ब का प्रयोग यानी नागपुरी में कब हो, तो शब्द का पहले। ठीक है, तब वह ब में बदलता है। ठीक है, यहाँ जिससे में विशेषता था तो शब्द के पहले में वह लगा था, अब नागपुरी में बदल गया कब, तो वह ब में बदल गया, विशेषता हो गया। ठीक है, उसी तरह से व्यवहार होता है तो व्यवहार हो जाता है नागपुरी में, ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा कि हम जानते हैं कि नागपुरी में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे अक्षत्र ज्ञ और स्र का प्रयोग आपको नागपुरी में देखने को नहीं मिलता है। तो इन वर्णों के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा अक्ष, तो इसके स्थान पे ख या छ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर क्षमा है तो उसको हम क्षमा लिखते हैं। ठीक है, नागपुरी में क्षमा लिखते हैं, यानी साफ साफ यही कहना चाह रहा है कि संयुक्त व्यंजन का नागपुरी में प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसके जगह पे किन वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे दिया गया है। तो क्षमा था उसका में यानी अक्ष है, उसके जगह पे ख और छ का प्रयोग किया जाता है। साफ साफ ये बात को ध्यान में रखना है। जैसे छतरी है तो यहाँ पे खतरी लिखा गया है, पंछी है तो पंखी या पक्षी लिखा जाता है, पंछी लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यानी बात यही है कि अक्ष की जगह में ख और छ का प्रयोग करना है नागपुरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे त्र का प्रयोग नागपुरी में क्या किया जाता है, तो तर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे त्राण है तो तरान लिखा जाता है। ठीक है, त्र का प्रयोग तर लिखा जाता है, तो त्राण है तो तरान होगा। ठीक है, पित्र है तो पितर होगा, क्षेत्र है तो क्षेत्र होगा। क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं ज्ञ का, तो ज्ञ का क्या प्रयोग किया जाता है नागपुरी में, गे लिखा जाता है। ठीक है, ज्ञ का स्थान पे क्या लिखा जाता है नागपुरी में, गे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ज्ञान है तो गे यान लिखते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लियर है कि ज्ञ का स्थान पे गे लिखते हैं। ठीक है, तो ज्ञान है तो ज्ञान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्र का नागपुरी में क्या प्रयोग लिखा जाता है, सर लिखा जाता है। स्र जो हमारा संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पे क्या लिखा जाता है, सर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे श्राप है तो सराप लिखते हैं। ठीक है, श्राप को यानी यहाँ पे जो स्र है उसका नागपुरी में उच्चारण क्या होगा, सर होगा, तो श्राप का सराप होगा। क्लियर है, चलिए उच्चारण समूह के वर्णमाला कहल जाए, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। उच्चारण समूह के क्या कहल जाएगा, वर्णमाला कहल जाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट देता हूँ, उस सबको आप याद कर लीजिएगा। पहला है तत्सम तद्भव शब्द के छोड़ देवल जाए तो मूल नागपुरी में ई ध्वनि मानक व्यवहार असंगत है। ठीक है, नागपुरी में अगर तत्सम तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है तो जो वर्ण यहाँ पे दिया जाएगा उन वर्णों का प्रयोग हुआ है, लेकिन तत्सम तद्भव शब्द को अगर छोड़ दे नागपुरी में तो इन सभी वर्णों यानी किन सभी वर्णों को बात कर रहा है, अन्ना का, तलबसा का, दैनिसा का, अक्षत्र ज्ञ ये सब का बात कर रहा है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव शब्द के छोड़ देवल जाए तो मूल नागपुरी में ई ध्वनि मानक व्यवहार असंगत है। ठीक है, अगर तत्सम और तद्भव शब्द को छोड़ देते हैं तो नागपुरी में इन वर्णों का व्यवहार असंगत, मतलब इन वर्णों का व्यवहार नहीं किया गया है। लेकिन अगर नागपुरी में तत्सम और तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहां पे आपको ये देखने को मिल सकता है। यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण है, तो अन्ना है, तालबसा है, दैनिसा है, अक्षत्र और ज्ञ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में क्री, मिरी, लिरी और री का प्रयोग नहीं होगा, इसे भी ध्यान में रखना है कि नागपुरी में क्री हो गया, मिरी हो गया, लिरी हो गया, री हो गया, इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसके स्थान पे किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन। जैसे कृपा है तो कीरपा लिखते हैं, मृत्यु है मृत्यु लिखते हैं। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। जैसे ऋतु है तो इसको सिंपल र में छोटी की मात्रा री और तू लिखते हैं। क्लियर होगा उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा, नागपुरी में य कर इया भी उच्चारण होगा। ध्यान में रखना है कि नागपुरी में य का उच्चारण कभी कभी इया भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझ आएगी। जैसे यार है तो नागपुरी में क्या बोलते हैं, यार बोलते हैं, याद तो याद बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है इस सब बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहो कहो न का उच्चारण ल भी होगा। ठीक है, नागपुरी में कहीं कहीं आपका न का उच्चारण क्या होता है, ल भी होता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है।
और सारे सारे बुकों में दिए हुए हैं, तो मैं सभी से कंटेंट जमा किया हूँ और दे रहा हूँ, ठीक है। कहूँ कहूँ न का उच्चारण का होएला तो ल भी होएला। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नील, तो लील नागपुरी में जैसे नील है तो उसको क्या बोलते हैं, लील बोलते हैं। नंबर है तो नागपुरी में क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि न का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ल भी हो रहा है, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, री का उच्चारण री या री होवेला, ठीक है। यहाँ पे री है उसका उच्चारण र में छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा दोनों होता है, ठीक है। तो री का उच्चारण नागपुरी में री या री होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऋण है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं नागपुरी में, र में छोटी की मात्रा री और र न, ठीक है, ऋण हो गया। कृष्ण है तो कृष्ण कृष्ण लिखते हैं, ठीक है। नागपुरी में की री और स और न लिखते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे आपको रेफ कर र उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे नागपुरी में रेफ का तो प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उसके जगह में र का प्रयोग किया जाता है रेफ के जगह में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे धर्म, तो आपको नागपुरी में इस तरह से धर्म नहीं मिलेगा लिखा हुआ, आपको नागपुरी में धर्म ऐसे लिखा मिलेगा। कर्ता आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, करता लिखेगा, ठीक है। यानी आपका रेफ का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता, उसके जगह में र का प्रयोग किया जाता है, सिंपल। यही आप यहाँ पे कहना चाह रहा है, उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, कहो कहो ठ कर स में परिवर्तन देखल जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपका जो आपका ठ है उसका स में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे बैठ तो बैस हो जाता है, रूट तो रूसेक हो जाता है या रूस हो जाता है, आपने देखा होगा। रूठना रू ठ ठ का प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसके स्थान पे स का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। रूसेक या रूस होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट है आपको ध्यान में रखना है कि नागपुरी भाषा के लिखे के लिए लिपि मन में कैथी, बंगला, उड़िया, रोमन और देवनागरी कर व्यवहार होलक, ठीक है। नागपुरी भाषा के लिखे में कौन लिपि मन के व्यवहार होला, तो कैथी के, बंगला के, उड़िया के, रोमन के और देवनागरी का व्यवहार होला। मगर सबसे सुविधा देवनागरी लिपि में लिखे से होला, लेकिन सबसे ज़्यादा सुविधा यानी नागपुरी भाषा को लिखने में सबसे ज़्यादा सुविधा किस लिपि से हुआ, तो देवनागरी लिपि से सबसे आसान पड़ा नागपुरी भाषा को लिखने में। देवनागरी लिपि से लिखने में आपका जो नागपुरी भाषा है वो काफ़ी आसान पड़ा, ठीक है। यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं नागपुरी कल अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। नागपुरी में कितने सारे अल्पप्राण व्यंजन है, उन सभी बारे में उन सभी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नागपुरी कल अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अल्पप्राण के कहल जाए, जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हल्क हुए ओके अल्पप्राण कहल जाए, ठीक है। जहाँ उच्चारण में या जिस वर्ण के उच्चारण में आप यहाँ पे समझिए कि जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हल्क हुए ओके का कहल जाएगा, अल्पप्राण कहल जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर के अल्पप्राण कहल जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर वाला डेफिनेशन ना याद हो तो आप सेकंड को याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग कर पहला अक्षर और तीसरा अक्षर के का कहल जाएगा, अल्पप्राण कहल जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण है। तो क ग, तो पहला वर्ग का क और ग हो गया, पहला आपका पहले वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर। उसी प्रकार दूसरा वर्ग का च, ज, ट, ड, त, द, प और फ। टोटल यहाँ पे कितने हो गए अल्पप्राण, टोटल 10 हो गए, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं नागपुरी में महाप्राण व्यंजन। अब महाप्राण व्यंजन क्या है वो समझते हैं। तो जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला ओके महाप्राण कहल जाएगा, ठीक है। जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला ओके का कहल जाएगा, महाप्राण कहल जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग कर दूसर और चौथा अक्षर के महाप्राण कहल जाएगा या महाप्राण हो गए, ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रत्येक वर्ग कर दूसरा और चौथा अक्षर, क्लियर है, बस इतने ध्यान में रखना है। कौन कौन से है तो वो देख लेते हैं। ख और घ, ठीक है, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ। यानी यहाँ भी टोटल आपके महाप्राण कितने हैं तो 10 है। इसे भी ध्यान में रखना है, उम्मीद है याद हो चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अघोष वर्ण की। नागपुरी में अघोष वर्ण कौन कौन से हैं उन सभी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग कर पहिल, ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और आपका तालब स, दैन्य स और मूर्धन्य स अघोष वर्ण के। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नागपुरी में तालब स और दैन्य स इसका प्रयोग नहीं होता है, तो ये दोनों वर्ण यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहिल, दूसरा और तालब स, दैन्य स और मूर्धन्य स अघोष वर्ण हो गए, ठीक है। नोट में से मैं लिखा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आपके अघोष हो जाएंगे वो देख लीजिए। तो क्या कहा है, प्रत्येक वर्ग का पहल और दूसरा, तो क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और आपका मूर्धन्य स। और यहाँ जस्ट हमने अभी बताया था कि नागपुरी में अघोष वर्ण तालब स और दैन्य स का व्यवहार नहीं करल जाए, इसलिए यहाँ पे ये दोनों वर्ण नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं घोष वर्ण की। तो सभी स्वर, जितने सारे स्वर हैं सभी के अलावा, इसके अलावा हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है,
हर वर्ग के तीसर, चौथा और पांचवा, और य, र, ल, व और ह घोष वर्ण के याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो सभे स्वर कौन कौन हुए, 8 हो गए टोटल, अ, आ, ई, उ, ए और ओ, टोटल 8 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे सभे स्वर हो गया। इसके अलावा हर वर्ग के तीसरा और चौथा, तो हर वर्ग का यहाँ पे आपको तीसरा और चौथा मिलेगा, जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ढ, फिर यहाँ पे द, ध, न, फिर म, न, म, न हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म होगा, य, र, ल, व और ह, ध्यान में रखना है। और जस्ट हमने अभी बताया था, अब यहाँ पे बोला था कि सभे स्वर, इसके अलावा हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, तो पांचवा यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे पांचवा में हमारा नागपुरी में घोष वर्ण अंगा, इया और न का व्यवहार नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पे पांचवा अक्षर में अंगा, इया और अना का व्यवहार नहीं लिया गया है। लेकिन और सभी में तो है, जैसे में यहाँ पे आपका न हो गया, म हो गया, ये सब तो पांचवा अक्षर है, इसी वजह से इन सबको लिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंगा, इया और न का व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि सभी वर्ग कर तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और ह और सभी स्वर, ठीक है, जिसमें से अंगा, इया और अना को हटा देना है। उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जे वर्ण दुई गो व्यंजन कर मेल से बनेला उके का कहल जाएला, संयुक्त व्यंजन कहल जाएला, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, तो हमारा अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अक्ष हमारा है किन किन वर्णों के मेल से बना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किन किन वर्णों के मेल से बना है, क, हलंत और आपका मूर्धन्य स, ध्यान में रखना है। इस वर्ण के संयोग से आपका अक्ष बनता है। त्र किन वर्णों के संयोग से बना है, तो त्र है, तो इसका त, हलंत और र, ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ज्ञ है, तो ये आपका ज, हलंत और इया के संयोग से बना है आपका ज्ञ, ठीक है। स्र है, तो तालब स में हलंत और र, इन दोनों वर्णों के संयोग से आपका स्र बनता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनुनासिक के। तो नागपुरी में अनुनासिक होता क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इके चंद्र बिंदु कहल जाएला, ठीक है। इके का कहल जाएला, तो अनुनासिक के चंद्र बिंदु भी कहल जाएला। इके लिखे के लिए पहले आवे वाला वर्ण ऊपरे चंद्र बिंदु कर व्यवहार करल जाएगा, ठीक है। इसको लिखने के लिए आने वाले पहले वर्ण पर क्या किया जाता है, तो चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। जैसे ठीक है, इके चंद्र बिंदु कहल जाएला। इके लिखे के लिए पहले आवे वाला वर्ण ऊपरे का लगा देवल जाएला, तो चंद्र बिंदु कर व्यवहार करल जाएला। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे दांत है, ठीक है, तो दांत के ऊपर क्या लिखा है, चंद्र बिंदु डाला गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक है। आपका जो चंद्र बिंदु होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, इसे ध्यान में रखना है, बस क्लियर होगा, ठीक है। चांद है, मुंह है, आहें है, जाबे हैं, लिखवें, तो सारे वर्णों में, इन सारे शब्दों में किसका प्रयोग किया गया, अनुनासिक का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, अनुस्वार क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इके लिखे के लिए पहले का वर्ण में अनुस्वार देवल जाएगा, ठीक है। इके लिखे के लिए पहले का वर्ण में क्या देवल जाएगा, अनुस्वार देवल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जंगल, तो ज में क्या है आपका अनुस्वार दिया गया, मंगल है, कलंक है, अंग, भंग, चंदन। उम्मीद है सब क्लियर होगा, ठीक है। विसर्ग, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नागपुरी में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नागपुरी में विसर्ग का व्यवहार तत्सम तद्भव शब्द में है, अपन मूल नागपुरी शब्द में नहीं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जो विसर्ग है उसका प्रयोग नागपुरी में नहीं किया गया है, लेकिन तत्सम तद्भव अगर सब प्रयोग किया गया है तो उसमें किया गया है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं अपनिहिति की। अपनिहिति क्या होता है नागपुरी में वो समझते हैं। तो अपनिहिति, अपनिहित, ठीक है, तो जोन शब्द कर अंत में हर्स्व ई होवे और आगे व्यंजन होवे, तो वो व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला, ठीक है, ध्यान रखना है। अपनिहिति क्या होता है, तो जोन शब्द कर अंत में हर्ष होवे, हर्ष ई होवे, ठीक है, जिस शब्द के अंत में हर्ष क्या हो, ई होवे, और आगे व्यंजन हुए, और आगे क्या होना चाहिए, व्यंजन है, तो वर्ण, तो वो व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला, ठीक है, यही अपनिहिति होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे जाति तो जाइत लिखा जाता है, भांति तो भांइत होता है, गणपति तो गणपति होता है, ठीक है, इन सभी में आप लोग से ई का आगमन हुआ है। उसी प्रकार और देखते हैं, ई कर अलावे ई कर प्रयोग नाना वर्ण कर शब्दों में हुएला। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कर तो कैर हो गया, चल तो चैल हो गया, दाल तो दाइल हो गया, पढ़ तो पढ़ हो गया, ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखना है। अपनिहिति नागपुरी भाषा कर खास विशेषता के ध्यान में रखना है कि जो अपनिहिति है नागपुरी भाषा का खास विशेषता है, ठीक है। नागपुरी में इकर प्रयोग दूसर भाषा से बगरा होवेला, और नागपुरी भाषा में इसका प्रयोग और सभी भाषा से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग अब बात करते हैं नागपुरी भाषा में वर्ण कर लोप। तो नागपुरी भाषा में बहुत सारे वर्णों का लोप है, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे अंगा नहीं मिलता है, इया नहीं मिलता है, अन्ना नहीं मिलता है। तो अन्ना नहीं मिलता है, लेकिन उसके स्थान पे न का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं होता क्या है। तो नागपुरी में देवनागरी कर कैठ वर्ण नहीं बैठेगा, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि नागपुरी में बहुत सारे देवनागरी ऐसे व्यंजन है जिसका प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कैठ वर्ण कर ठामे,
एके वर्ण का प्रयोग होवेला, ठीक है। कैठ वर्ण के ठावे एक एक वर्ण का प्रयोग करल जाएला, यह वर्ण कर लोप माने कमी कहल जाए, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैठ वर्ण का स्थान पे एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, वर्ण कर लोप कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे नागपुरी में अन्ना, तालब स, मूर्धन स, अक्षर, त्र, ज्ञा का प्रयोग नहीं होवेला, लेकिन इन सभी के स्थान पे दूसरे वर्णों को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, तो नागपुरी भाषा में वर्ण का लोप होता गया है। तो वर्ण का लोप कोनवे भाषा कर कमी नहीं लागे, ठीक है। वर्ण का लोप किसी भी भाषा के क्या है, कमी नहीं है, बल्कि इकर से भाषा और सहज सरल मधुर भाव धरल, ठीक है। इसकी कमी से भी किसी भी भाषा में जो वर्ण का लोप होता है वो कमी नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है, इकर से भाषा और सहज, इससे क्या होता है, इससे भाषा और सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, मधुर हो जाता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे आपको कुछ अपवाद शब्द भी ध्यान में रखने हैं। अपवाद में क्या क्या आएंगे, कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप न के उके हिंदी रूप में लिखल जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिसका नागपुरी में सीधा सीधी खपा नहीं है, तो उसका प्रयोग हिंदी लखे होता है। जैसे वर्ण हो गया, वाच हो गया, आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, तो जो इसमें हिंदी में लिखा जाता है उसे नागपुरी में इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो अपवाद में था, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे अब क्या, तो नागपुरी सदानी व्याकरण कर मुताबिक कुल वर्ण मन कर संख्या 38 गो है, ठीक है। तो नागपुरी सदानी व्याकरण किनका है, तो शकुंतला मिश्री जी का है। तो उसके अनुसार कुल कितने वर्ण हैं, 38 हैं। चलिए कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 30 आपका व्यंजन है और 8 स्वर है, ठीक है। कौन कौन है वो भी देख लेते हैं, तो हमने जस्ट कराया भी है, तो एक बार और देख लीजिए। आपका क ख ग घ से लेकर आपका स ह ढ़ ढ, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है। और स्वर कितने हैं, 8 हैं, अच्छे से याद हो चुका होगा। अ ई उ आ ई उ ए और ओ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक नागपुरी में वर्ण कर कुल संख्या 35 गो है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार नागपुरी में वर्ण कितने हैं, तो 35 है। कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। तो व्यंजन आपके 28 है और स्वर 7 है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका व्यंजन 28 को है, कौन कौन है, तो आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका शकुंतला मिश्र में सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं स और ह, ये 2 वर्ण है और इसमें अढ़ और ढ था, तो वो दोनों को हटा दिया गया है और बाकी बाद वही सब वर्ण लिया गया है। तो 28 को ये हुए और 7 को स्वर कौन कौन है उसे ध्यान में रखना है। अ ई उ आ ए ओ और अंग है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक नागपुरी में वर्ण कुल संख्या 45 गो है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार नागपुरी में वर्णों की संख्या कितने हैं, तो 45 है, ठीक है। कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 33 यहाँ पे व्यंजन है और 12 स्वर है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आपका 33 व्यंजन कौन कौन हो जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है जो शकुंतला मिश्र का जो 30 आपका व्यंजन है उसमें यहाँ पे क्या किया गया है, 3 आपका व्यंजन जोड़ा गया है। कौन कौन, तो अंगा, इया और अन्ना, बाकी बात सारे वही वर्ण है। तो उम्मीद है याद हो चुका होगा। शकुंतला मिश्र में जितने सारे 30 व्यंजन है उसके अलावा यहाँ पे 3 और व्यंजन जोड़ा गया है। कौन कौन, तो अंगा, इया और अन्ना, बाकी बात वही है, ठीक है। तो ये टोटल हो गए आपके 33 व्यंजन और 12 स्वर कौन कौन से हैं इसे ध्यान में रखना है। अ ई उ आ ई उ ए ओ ऐ औ अंग और अंग इसमें, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। टोटल कितने हो गए, तो 12 स्वर हो गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है नागपुरी में वर्ण नहीं भेटा रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि नागपुरी में कौन सा वर्ण नहीं देखने को मिलता है। ये आपका क्वेश्चन का पूछा गया है, तो राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे, उम्मीद है कि याद भी हो चुका होगा। तो नागपुरी में कौन वर्ण नहीं भेटाला, तो आपका मूर्धन्य सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, योग नागपुरी में हो जाएगा। आपका योग नागपुरी में क्या हो जाता है, ये झारखंड दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया था। योग भोग जोग या शुभ है तो जोग हो जाता है, अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। कौन अक्षर के अपनी ही तैर प्रयोग करल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, अभी जस्ट हमने देखा था, ये भी क्वेश्चन आपका दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो कौन अक्षर के करल जाएगा, अ के, आ के, ई के, ए के, तो क्लियर है, ई जस्ट हमने अभी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नागपुरी में ज्ञ कर ठाव में का के प्रयोग होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में ज्ञ के स्थान में किसका प्रयोग होता है। राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 पूछा गया था। आपका छ ख ग घ प फ कोनो नहीं, क्लियर है, यहाँ पे कोनो नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है नागपुरी में छ कर प्रयोग कौन वर्ण खातिर होवेला, ठीक है। ये क्वेश्चन पंचायत सचिव परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो आपको छ पर स्थान पर बताना है, प्र का, अक्ष का, आपका मूर्धन्य स का, अन्ना का, तो क्लियर है आपका अक्ष का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागपुर में हेटे देल कौन वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग नहीं आता है। ये परीक्षा आपका, ये क्वेश्चन आपका पंचायत सचिव परीक्षा 2018 पूछा गया था। तो क ग तालब स न, क्लियर है, तालब स का। नेक्स्ट हमारा नागपुरी में तालब स और मूर्धन्य स कर उच्चारण होगा,
उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग होता है? स का, यानी आपका स का, ख का, या तालब स दैन स का, या तालब स ख का, या मूर्धन स या दैन स का। तो यहाँ पे क्लियर है, आपका ऑप्शन ए सही होगा, आपका स और ख का। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा इकर में से संयुक्त स्वर है, आपको यहाँ पे बताना है इसमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। विशेष शाखा इंटर स्तरीय परीक्षा 2019 का है। उ, आ, उ और ओ। क्लियर है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वर वर्ण कर मुद विशेषता कहा गया, आपको यहाँ बताना है स्वर वर्ण का मुख्य विशेषता क्या है। वर्ण कर उच्चारण में अन्य वर्ण कर सहारा नहीं लेवे, ठीक है, या बगरा ध्वनि कर बोध करवा, या व्यंजन वर्ण में मिल जाए, या लिखे कर और करेक्ट में। तो यहाँ पे क्लियर है, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, वर्ण कर उच्चारण में अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेवे। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर वर्ण कितना है, आपको ध्यान बताना है कि नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर वर्ण कितना है। जस्ट हमने देखा था 8 है। नेक्स्ट हमारा है कौन कौन, अ ई उ आ ई उ ए और ओ, याद हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा अक्षर कौन तरह का व्यंजन वर्ण के, किस तरह का है वो बताना है। उष्ण, संयुक्त, नवा, स्पर्श, तो संयुक्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जमीन जगह का पूर्णा पट्टा मन कौन लिपि में लिखल जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि जो जमीन जगह का पूर्णा पट्टा था वो किस लिपि में लिखा गया है। अरबी, कैथी, बंगला, देवनागरी, तो कैथी होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। नागपुरी भाषा का शुरुआती व्याकरण कौन लिपि में लिखल जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का जो शुरुआती व्याकरण था उसे किस लिपि में लिखा गया था। देवनागरी, कैथी, रोमन, गुप्त लिपि, तो यहाँ पर रोमन होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा नागपुरी का सबसे पुराना लिपि के मानल जाएगा, आपको ध्यान यहाँ पे बताना है कि नागपुरी का सबसे पुराना लिपि किसे माना गया है। कैथी को, बंगला को, देवनागरी को, रोमन को, तो यहाँ पे कैथी होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा अन्ना व्यंजन कर व्यवहार नागपुरी लेखन में होवेला। ठीक है, अन्ना व्यंजन कर व्यवहार नागपुरी लेखन में होवेला। देशत विदेशत शब्द में, या देशत तमसम शब्द में, या तत्सम तद्भव शब्द में, या देवल को नहीं। तो क्लियर है, ऑप्शन सी सही होगा, तत्सम और तद्भव शब्द में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। मूल नागपुरी लिखक में संयुक्त व्यंजन कर व्यवहार होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि मूल नागपुरी लिखक में संयुक्त व्यंजन का व्यवहार होवेला। कखनो कखनो, कहियो नहीं, एक दुई धाव, एकदम नहीं। तो ये यहाँ पे आंसर क्या होगा, एकदम नहीं, यानी कभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तालब स और दैन स व्यंजन वर्ण का व्यवहार नागपुरी में कखन होवेला, कब होता है। तो क्लियर है, लगता है सेम क्वेश्चन हो गया, तत्सम तद्भव शब्द में होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नागपुरी व्याकरण पहले कब अलग, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी व्याकरण है सबसे पहले कब आया। तो यहाँ पे 1896 में आया था, इसे ध्यान में रखना है। और कौन सा था, नोट्स ऑन दी गंवारे डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो रे E.H. हिटली जी, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नागपुरी भाषा का पहली व्याकरण रचना करे वाला विद्वान का नाम रहे। जस्ट हमने बताया क्या नाम था, E.H. हिटली थे। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।